तो जब हिंज का फोर्स देखा जाए तो हमको पता है कि इस सिचुएशन में जो इस पॉइंट को अगर हमने फिक्स कर दिया है तो इसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। देखो तो यहाँ फिक्स कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ हियर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू 0। मान लो कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे हिंज पे एक फोर्स मान लिया मैंने ऐसे NX, ठीक है? और एक फोर्स मान लिया मैंने ऐसे NY, ठीक है? तो यहाँ पर इस रॉड के अलोंग तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है? मैंने NX माना, रॉड के अलोंग तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है ना? रॉड ऐसा तो नहीं रॉड खिसक के आगे बढ़ रही है। जैसे हमने फोर्स अप्लाई किया रॉड के इधर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। देयरफॉर सिंस rod is not moving in x direction, ठीक है? देयरफॉर nx इक्वल्स टू 0, क्योंकि अकेला nx मैंने माना कि लग रहा है और कोई भी फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल में नहीं है तो nx तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब nx जो मैंने माना है वो 0 होना चाहिए। बट इन y डायरेक्शन में भी हम क्या देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास तो फिक्स है, तो सेंटर ऑफ मास का तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है? तो वाई डायरेक्शन में भी नेट फोर्स क्या लग रहा होगा? 0 लग रहा होगा। एक तो F बाहर से लग रहा है पॉजिटिव और एक मैंने मान लिया कितना NY, ठीक है? तो माइनस NY नीचे की तरफ बनाना मैंने, माइनस NY इक्वल टू 0। NY क्या हो जाएगा हमारा? F हो जाएगा। आई बात समझ में? एक दो क्वेश्चन और करेंगे और क्लैरिटी मिलेगी। उसके बाद देखो एक सब और देखो अभी, ये इससे और अच्छे से समझ में आएगा। रॉड को हिंज कर दिया गया है, ठीक है? और यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया गया है F, और ये पूछा गया यहाँ पे व्हाट इज द फोर्स बाय हिंज, बाय हिंज। रॉड की लेंथ है L, ठीक है? यहाँ से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है F, फोर्स बाय हिंज निकालना अपने को। देखो जब फोर्स बाय हिंज निकालना है मेरे को, तो यहाँ पर जरा सा ध्यान से देखो एक चीज को कि याद रखना तो कुछ छोटी छोटी बातें होती है जिसपे तुम अगर ध्यान दोगे ना तभी तुम सब सॉल्व कर सकते हो। जैसे F इक्वल्स टू ma, व्हाट इज A हियर? A किसका एक्सेलरेशन होता है? तो आंसर है A सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं कि ये नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा हिंज और मुझे नॉर्मल फोर्स हिंज पे अप्लाई करने आता है, मुझे पता है कि मैं इसमें नॉर्मल फोर्स जो है एक ऐसे ले सकता हूँ NX, और एक में NY इसके परपेंडिकुलर ले सकता हूँ, ऐसे भी ले सकता हूँ NY या ऐसे भी ले सकता हूँ, आंसर मेरा सेम आने वाला, ठीक है? तो मान लो कि मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको कैसे लेते हैं, ऊपर लेते हैं कि नीचे लेते हैं वो हम अभी डिसाइड करते हैं। NX को तो मैंने क्या किया राइट की तरफ ले लिया, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे टी को तो 0 मिलेगा, ठीक है? जस्ट जैसे फोर्स लगा तब की बात है, क्योंकि मुझे पता है कि अंदाजा है कि ये जो है ना रॉड इधर कहीं खिसक नहीं रहा है तो NX 0 आना चाहिए, ठीक है? हर केस में 0 आए जरूरी नहीं है, ऐसे भी केस देखेंगे जहाँ पे 0 नहीं आए। रॉड का मास कितना है, लेंथ कितनी है, L है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे निकालना है इसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सारा खेल याद रखना, जब हिंज के फोर्स का आता है ना सारा खेल इसी चीज का होता है, सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा I इंटू अल्फा ml² बाय 3, जैसे पहले किया था हमने अल्फा। टॉर्क का व्हाट इज एक्सिस क्या था ml² बाय 3 का, टॉर्क हो जाएगा F इंटू L
ठीक है। देयरफॉर एफ इंटू एल इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू अल्फा। तो अल्फा क्या हो जाएगा 3f बाय एम एल। ठीक है। देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा इंटू एल बाय 2। ठीक है। कि यहाँ से दूरी कितनी देखो, तो इसकी ये पूरी रॉड की लेंथ है, तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा अल्फा इंटू आर होता है ना। यहाँ पे आर क्या हो गया देखो, तो आर तो यहाँ पे एल बाय 2 हो गया। अल्फा कितना हमारा 3f बाय एम एल इंटू अल्फा बाय 2, दैट इज एल एल कट जाएगा 3f बाय 2f। ठीक है। दिस इज एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है। अब देखो ध्यान से समझने की चीज कि अगर हमारे बॉडी पे, अगर हमने किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया तो उसका एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमको एक्सेलरेशन मिल रहा है, वो जो हमको एक्सेलरेशन आ रहा है वो तो एफ बाय एम से बड़ा रहा है, 1.5 एफ बाय एम आ रहा है। मतलब हमारा लगाया हुआ फोर्स से अगर ज्यादा एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। इसका यही एविडेंस है कि यहाँ पे हिंज भी फोर्स लगा रहा है। अब हिंज अगर फोर्स लगा रहा है तो मैंने एनएक्स को इधर माना है, तो मैं मान लेता हूँ, मैंने इसको एन वाई को अगर मैं ऊपर मान लेता हूँ, ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि एन वाई हिंज फोर्स प्लस एफ इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी दैट इज एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज 3f/2m। ये एम कट जाएगा, एन वाई क्या हो जाएगा हमारा 3/2f माइनस एफ दैट इज एफ बाय, दिस इज द वैल्यू ऑफ एन वाई। ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं सबको। हिंज फोर्स लगा रहा है, इसका कहां से हमको एविडेंस मिल रहा है, यहां से। ठीक है। और हिंज जो है ना, ये एन बाई ऊपर भी लग सकता है, नीचे भी लग सकता है, डिपेंडिंग कि हम फोर्स कहां से लगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऊपर ही लगेगा। डायरेक्शन देखो मैंने क्या बोला, मैंने एन वाई को ऊपर माना था। ठीक है। क्योंकि मुझे अंदाजा था कि ये बॉडी का एक्सेलरेशन जो है एफ बाय एम से ज्यादा आ रहा है, तो मुझे लगा कि एन वाई सपोर्ट करेगा, इसलिए मैंने ऊपर माना। लेकिन अगर तुमने बोला कि नहीं मैं तो नीचे मानूंगा, देखो तुम एक बात तो पक्की है कि एन वाई को तुम आर के परपेंडिकुलर ही मानोगे। ठीक है। नहीं रॉन्ग नहीं आएगा आंसर। देखो मैं करके दिखा रहा हूं तुमको अभी, रॉन्ग नहीं आएगा। देखो मान लो कि तुमने बोला कि तुमने एन वाई को नीचे माना, ठीक है, और ये फोर्स एफ है, तो ये फोर्स ऊपर लग रहा है माइनस एन वाई इक्वल्स टू 3f/2m। तो ये हो जाएगा एम ए दैट इज 3f/2। ठीक है। मतलब एन वाई क्या आएगा मेरा, एन वाई आ जाएगा माइनस एफ/2 आ जाएगा ना। करके देखो, मतलब मैंने एन वाई को नीचे माना है, मेरा एन वाई कितना आ रहा है माइनस एफ/2 आ रहा है, मतलब मैंने डायरेक्शन गलत मान ली है। तो मेरे को करेक्ट कौन कर रहा है, माइनस साइन। माइनस साइन मुझे ये कहता है कि तुमने एन वाई को नीचे माना है, वो नीचे नहीं होगा, वो किधर होगा, ऊपर होगा। तो अगर तुमने उल्टा डायरेक्शन में मान लिया ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा आंसर नेगेटिव आ जाएगा। और माइनस साइन ये इंडिकेट करेगा दैट यू हैव टू रिवर्स योर डायरेक्शन, दैट वुड आल्सो बी करेक्ट। ठीक है। लेकिन अगर तुमको आइडिया मिल जाता है जिससे कि एन बाई मेरा पॉजिटिव आएगा, तो मैं उसको फॉलो करूंगा, और नहीं मिलता है तो कहीं भी मानो। ठीक है। प्लस माइनस आएगा, देखा जाएगा उसको। आई बात सबको समझ में। आगे बढ़े। अभी सुनो, सबको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ मेरे को। हाँ तो डायरेक्शन अलग भी हो सकता है, एक क्वेश्चन में करवा देता हूं उसका। हाँ तो नीचे होता वो, तो वो नीचे होता, सही बोले। जैसे एक क्वेश्चन खुद से करो। हिंज किया गया है, लेंथ एल है, सब कोई करेगा सॉल्व, मास एम है,
ठीक है, यहां से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, फोर्स यहाँ पे है हिंज के। हाँ, ये डिस्टेंस जो है यहाँ से ये L/2 है, ठीक है। क्या तुम लोग ना इस क्वेश्चन को घर पे कर लेना, ठीक है, मैं कुछ और डिस्कस कर लेता हूँ। ऐसे क्या फिर अ, याद रखना, मैं तुम्हें खाली आइडिया दे देता हूँ। अगर ये रॉड अगर ऐसी होती ना, ठीक है, और अगर मेरा फोर्स अगर ऐसा हो जाता, F इस तरह से होता, यहाँ पे लगते, यहाँ पे लगाते, और मेरा अगर एक्सेलरेशन अगर मैं देखता कि सेंटर ऑफ मास का वो F/L से कम अगर आता, जैसे मेरा 3/2 आया, मान लो इधर लगाऊंगा ना मैं, तो ये F/L से कम आएगा। लेट्स से मेरा आता है 1/2/3 FL, कुछ भी करके, ठीक है, सेंटर ऑफ मास। तो फिर मैं बोलता कि यार ये तो F/m से कम आ रहा है, मतलब ये हुआ कि मेरा जो नॉर्मल फोर्स है कहीं नीचे लग रहा होगा, ठीक है, और मेरा F ऊपर लग रहा है, तो मैं लिखता कि F माइनस एन वाई इक्वल्स टू एम ए, दैट इज 2/3 है। और अगर मैं एन वाई निकालता ना तब, तो मेरा एन वाई क्या आता, F/3 आता, मतलब मेरा एन वाई पॉजिटिव आ रहा है, मतलब F/3 नीचे लग रहा है, ठीक है। तो याद रखना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम अगर ऐसा अप्लाई करते हो, ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको कर लेना एक बार घर पे। F को यहां से डिस्टेंस ले लो तुम L/3, ठीक है, मास M, फोर्स F, ठीक है, और यहाँ पे तुम निकाल लेना NX और NY, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। एक एंड पे हिंजेस, यहाँ ये सेंटर ऑफ मास, बात समझ में आ गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम अगर ये सोचो कि NX और NY की वैल्यू हमेशा इधर ही होगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। NY नीचे भी हो सकता है, NY ऊपर भी हो सकता है, NX इधर भी हो सकता है, NX इधर भी हो सकता है, ठीक है। उसके लिए तुमको वरी करने की जरूरत नहीं है। आई होप सबको क्लियर हो रही है मेरी बात, किसी को कोई डाउट तो पूछो, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ले लो भाई। प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसे रॉड है, फोर्स ऐसे अप्लाई किया जा रहा है, ये एंगल मेरा 53 डिग्री है, फोर्स यहाँ पे 5F/4 है, ठीक है। फाइन फोर्स, नॉर्मल फोर्स पर ही, ठीक है। चलो ट्राई करो तो जरा सा, सबको ट्राई करो। अच्छा, अगर F/m आया तो नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा, चलेगा वो भी, चलेगा वो भी। नॉर्मल फोर्स जीरो भी हो सकता है, ठीक है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा। मैं भी इस क्वेश्चन को ट्राई कर लूंगा, ठीक है, ये वाला सबको ट्राई करो। देखो फोर्स को एक एंगल लगाया गया, देखो एक बार मैं कर देता हूँ, ये फोर्स F/4 है, ये फोर्स के दो टुकड़े हो जाएंगे ना, ये एक F हो जाएगा यहाँ पे, देखो 5F/4 cos 53 और यहाँ पे sin 53। तो जब यहाँ पर देखोगे ना, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा फोर्स का, 5F/4 इंटू cos 53 is 3/5, दैट इज 3/4 है। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 5F/4
इंटू साइन 53, साइन 53 4/5, समझो। अब यहाँ पर अगर हम देखें ना इस रॉड पे, तो एक फोर्स का हिस्सा कितना है एफ, और ये वाला अंदर की तरफ कितना लग रहा है फोर्स 3/4 है, ठीक है। लेंथ क्या है रॉड की एल, मास क्या है एम। अब देखो ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूं मैं, यहां पर हमसे पूछा गया हिंज फोर्स। ये जो पार्ट मैंने तुम्हें दिखाया ना एफ वाला, ये बिल्कुल से पहले जैसे रिपीट करे, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने रिपीट किया ना, ये वाला जो मैंने रिपीट किया था पूरा पूरा सेम कहानी चलेगी, करके देख लो। इसमें जब तुम एन वाई निकालोगे ना, ठीक है, इस तरह से करके एन वाई और एन एक्स, एन वाई यहां पर भी कितना आएगा f/2 आएगा, ठीक बिल्कुल से कॉपी पेस्ट है ये वाले सवाल का। ये f था ना, मैंने एंगल एक्चुअली जानबूझ के ऐसा सेलेक्ट किया है ताकि मैं तुमको वो चीज समझा सकूं। और यहाँ पे ये जो अंदर लग रहा है फोर्स 3f/4, ठीक है, इसका जो कंपोनेंट है यहाँ पर जो, अब देखो ये रॉड जो है ना, ये अलोंग एक्स एक्सिस कहीं मूव नहीं कर रही है। तो अगर nx को मैंने इधर माना है राइट में, तो nx -3/4 है इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैसा होगा, ऐसा था ना सेंटर ऑफ मास का, ये रॉड तो इधर कहीं खिसक ही नहीं रही है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैसा होगा, ऐसा होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास सर्कुलर पाथ में मूव करेगा ना, तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो इसका एक्सेलरेशन इधर होगा, इधर तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं इसका, ठीक है। यहाँ पे nx क्या हो जाएगा 3/4, दिस इज द नॉर्मल फोर्स बाय अलोंग x डायरेक्शन 3f/4। सबको समझ में आई कि ये बात थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, ठीक है, वापस अभी ज्वाइन नहीं करना है, समझ में आ गई बात। सर इसमें परपेंडिकुलर में कॉस लगेगा ना, क्योंकि एरो ऐसा है, मतलब परपेंडिकुलर उल्टा में है, कॉस लगेगा ना इसमें, क्योंकि एरो ऐसे जा रहा है, मतलब हाँ, तो उसका एंगल देखेंगे तो। कॉस तो लिया देखो, सर वो एरो अगर उल्टा होता तो कॉस लगता ना हॉरिजॉन्टल नहीं में। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जिस साइड के साथ पर सटा हुआ हो ना, कोस, जिसके साथ भी पर सटा सर वो हुआ हो, टेल से देखते ना एंगल तो, नहीं नहीं नहीं, ये तो हेड जिसके लग रहा है ना उसका। जिसके साथ भी सटा हुआ तो तुम इसको ऐसा देख लो ना, ये ऐसे रॉड है, फोर्स ऐसा देख लो, 53 डिग्री है, ये 53 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा एफ, एक मिनट, तो मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो ये वाले के साथ एफ हो जाएगा एफ कॉस 53, cos 53 will be how much? 3/5, हाँ सेम ही आएगा, करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम हाँ होगा, सर, हाँ। देख लो करके। आगे कीजिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, तो दिस विल बी हाउ मच कॉस, है ना, देखो कॉस 53, कॉस 53 हाउ मच 3/5 कट जाएगा, तो 3/4 आएगा यहाँ से। तुम उसको आगे एक्सटेंड करके वर्टिकली अपोजिट एंगल लेके देख लो, तुम्हें सेम रिजल्ट मिलेगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक हाँ है सर, उसका। आ गया। अच्छा सुनो, अब यहाँ से आगे तो बोल रहा हूँ, काफी काम की गई है। मैंने तुम लोग को बताया हिंज लगाता है फोर्स, हिंज लगाता है फोर्स, ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूँ, जो पढ़ाया उसको रिपीट कर रहा हूँ, एकदम सिंपल थ्योरी में। हिंज लगाता है फोर्स, इसका प्रूफ क्या है, अगर हम बाहर से फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमको जो एक्सेलरेशन मिलता है सेंटर ऑफ मास का, वो F/m के बराबर नहीं हो,
वो कम भी हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है और कुछ कभी-कभी बराबर भी हो सकता है। अगर हमारा हिंज है और हमने बाहर से फ़ोर्स एफ अप्लाई किया है और अगर हमने एक ऐसे पॉइंट पे अप्लाई किया फ़ोर्स कि जहाँ पे मेरे को एक्सेलरेशन अगर F/m ही मिलता है, मतलब हिंज वहाँ पे फ़ोर्स नहीं लगा रहा है। लेकिन अगर मैंने बाहर से फ़ोर्स अप्लाई किया और मैंने बॉडी को हिंज करके रखा है और मेरा अगर एक्सेलरेशन F/m के से ज़्यादा आ रहा है, मतलब हिंज वहाँ पे फ़ोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है? और मेरा अगर F/m से कम आ रहा है, तो भी हिंज वहाँ पे अप्लाई कर रहा है, ठीक है? हिंज का जो फ़ोर्स है, अगर इस फ़ोर्स को सपोर्ट भी कर सकता है, ठीक है? और हिंज का फ़ोर्स जो है, अप्लाइड फ़ोर्स के अपोज़िट भी लग सकता है, ठीक है? ऐसे। दूसरी बात, अगर मैंने फ़ोर्स एफ अप्लाई किया था, तो हिंज का फ़ोर्स जो एनएक्स में था, वो 0 आ रहा था, इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में। तो मैंने तुम लोगों को बताया कि अगर हमारा फ़ोर्स कुछ अगर एंगल पे लगता है, ठीक है? इस तरह से, तो यहाँ पर जो है एनएक्स की वैल्यू जो थी वो 0 के इक्वल नहीं थी, वो ये वाले कंपोनेंट के इक्वल थी, ठीक है? फिर मैंने ये बताया, ठीक है? अच्छा, ये जितने भी सवाल तुमको मैंने करवाए, याद रखना वहाँ पे लिखा रहेगा क्वेश्चन में एट t इक्वल टू 0, ठीक है? एट t इक्वल टू 0 लिखा रहेगा, क्यों ऐसा लिखा होता है? इसका देखो, इसके पीछे कारण ये है ना कि अगर मान लो मैंने अगर एक ऐसे फ़ोर्स अप्लाई किया F, ठीक है? तो मैंने यहाँ से देखा Ny की वैल्यू आती है, यहाँ से मैंने देखा Nx की वैल्यू आती है। क्या Nx इज़ Nx Ny तो 0 नहीं था। इज़ Nx ऑलवेज़ 0? आंसर इज़ नो, ठीक है? ये 0 कब इसी सिचुएशन में 0 कब नहीं होगा? सोचो, मान लो कि मैंने क्या किया, इस रॉड को ऐसा लिया और मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फ़ोर्स अप्लाई किया। लगातार परपेंडिकुलर फ़ोर्स अप्लाई कर, ठीक है? t इक्वल टू 0 पे तो था, ठीक है? अगर t इक्वल टू 0 पे पूछा जाएगा, तो इसके लिए ओमेगा क्या हो जाएगा 0? तो ओमेगा क्या होता है? ओमेगा हो जाता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इसकी 0 थी, टाइम 0 लिया, तो ओमेगा भी क्या रहेगा? 0। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 थी, तो ओमेगा हम वहाँ पे क्या लेंगे? 0 लेंगे। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतेगा, यहाँ पे t आएगा, जिसकी वजह से ओमेगा जो हो जाएगा अल्फा टी होगा, ठीक है? ओमेगा क्या हो जाएगा? अल्फा टी हो जाएगा। हमने जैसे टॉर्क अप्लाई किया, जैसे फोर्स अप्लाई किया ना, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या थी? 0। लेकिन जैसे-जैसे समय बढ़ेगा, इसके पास एंगुलर वेलोसिटी गेन करना ये स्टार्ट कर देगा, ठीक है? जैसे ही एंगुलर वेलोसिटी गेन करना स्टार्ट कर देगा, तो वो जो सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है? जिसके पास टाइम t इक्वल टू 0 पे सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था, इसकी वजह से अल्फा आर की वजह से। ये कब होता है? ओनली टेंजेंशियल कब होता है? जब टाइम 0 होता है। कैसे अप्लाई किया फोर्स, ठीक है? खाली अल्फा होगा, ठीक है? ओमेगा नहीं होगा। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतेगा, ये घूमेगा और इसके पास एंगुलर वेलोसिटी आएगी। जब इसके पास एंगुलर वेलोसिटी आएगी, तो इस पॉइंट के पास एक और एक्सेलरेशन आना स्टार्ट हो जाएगा और वो होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर। जहाँ पे ये आर की वैल्यू क्या होगी? L/2 हो जाएगी, ठीक है? तो जैसे-जैसे घूमेगा ना, इसके पास एक और एक्सेलरेशन आएगा, वो एक्सेलरेशन कौन-सा होगा? ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है? क्लियर? तो हिंज फोर्स किसके लगा रहा है मतलब? हिंज फोर्स मतलब किससे लगा रहा है मतलब? हिंज एक्चुअली हिंज तो फोर्स लगाएगा। हिंज क्या होता है? मेटल होता है, तो वो तो फोर्स अप्लाई अप्लाई करेगा ही ना। वो एक मटेरियल चीज़ है, तो वो तो अप्लाई कर सकता है, ठीक है? जैसे अब तुम बोलोगे सर ग्राउंड पे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो नॉर्मल फोर्स क्यों अप्लाई करते हैं? तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो, ठीक है? तो वो अप्लाई होता है इलेक्ट्रो, यहाँ पे हिंज भी क्या एक मटेरियल चीज़ है, कॉन्टैक्ट में आता है, तो वो हिंज फोर्स अप्लाई करता है, बस। आई बात समझ में ना? अब देखो, यहाँ पर अगर मैं तुम्हें ध्यान से देख बताऊँ, तो यहाँ से अगर जैसे कि मान लो अगर ये बोला जाए तुमको, इस सवाल में एक ऐसा सवाल अगर आ जाए, ठीक है? कि मान लो
ये एक रॉड है, किसी को कोई दिक्कत हो रही समझने में तो पूछो। ये एक रॉड है ऐसा, ठीक है, और मैंने क्या किया, इस रॉड पे, तो रॉड को छोटी बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने इस रॉड को क्या किया, यहाँ पर ये सेंटर ऑफ मास है इसका, ठीक है। मैंने फोर्स एफ अप्लाई किया यहाँ पे इसके ऊपर, ठीक है। और ये रॉड घूमना स्टार्ट की, घूमते घूमते ऐसे चली गई, ठीक है। जैसे जैसे घूमते घूमते ऐसे चली गई ना, ठीक है। अब यहाँ मुझसे पूछा जाएगा कि बताओ इसके ऊपर जो हिंज फोर्स है वो कितना लगेगा। एक तो मैंने हिंज फोर्स, अब मेरा हिंज ऐसा हो गया ना, ठीक है। तो एक तो मैं क्या लगाऊंगा, हिंज के फोर्स ऐसा लगा दूंगा nx, ठीक है। और एक फोर्स पे ऐसा लगा दूंगा n बाई, दोनों फोर्स, एक फोर्स हमेशा हिंज के अलोंग होता है, एक हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर। जब ये nx को मैं देखूंगा तो यहाँ पर अगर ये घूम रहा ओमेगा के साथ, ठीक है, जब ये ओमेगा के साथ घूम रहा सेंटर ऑफ मास, तो मैं बोल लूंगा कि nx में ऊपर नहीं लगा करके मैं nx कैसा लगाता हूँ, इसके नीचे लगाता हूँ। इसके पीछे कारण है, कारण क्या है कि ये इसके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा, बिकॉज इस सेंटर ऑफ मास के पास ओमेगा होगा, और सेंटर की तरफ कौन मूव करवा सकता है, इसको कोई ना कोई फोर्स तो चाहिए। मेरा फोर्स तो परपेंडिकुलर है, और अंदर की तरफ कोई फोर्स तो ही है, तो अंदर की तरफ अगर ये मूव कर रहा है, इसके पास अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर है सेंटर ऑफ मास के पास, तो अंदर की तरफ कोई ना कोई उसको फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, और वो फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, हिंज कर रहा है। तो वहां पे मैं क्या लिखूंगा, nx इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। और जो ny है ना, ठीक है, उसको मैं जैसे निकाल रहा था पहले, ठीक है, अल्फा, मतलब अल्फा इंटू आर, ए सी एम इक्वल टू अल्फा आर करके, ठीक है। और उसके बाद फिर सॉरी, ए टी इक्वल टू अल्फा आर करके, ठीक है। और फिर इसका फोर्स माइनस इसका फोर्स करके हम लोग वैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन जो है थोड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। जब जब हम टाइम पीक को ज्यादा लेते हैं, तो हम लोग उसके बारे में अभी कुछ ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। वो हमारे जो हम लोग थोड़ा सा एंट्रेंस की क्लास में तो ज्यादा डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं तुमको इतना बता रहा हूँ कि क्या हिंज के अलोंग लगने वाला फोर्स हमेशा जीरो होगा। आंसर इज नो। हिंज के अलोंग लगने वाला फोर्स जीरो तब नहीं होगा जब हम हिंज के जब हिंज जब क्या लग रहा होगा, रॉड के ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा, या कोई फोर्स हिंज के अलोंग लग रही हो, ठीक है। जैसे कि आपने अभी देखा था एफ का कंपोनेंट, या नहीं तो रॉड घूम रही है और उस पर अगर सेंट्रीपिटल फोर्स अगर ओमेगा स्क्वायर आर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लग रहा है, तो फिर वो जीरो नहीं, ठीक है। तो आई थिंक इस पे ना मैं तुम लोग को कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी भेज दूंगा, ठीक है। तुम लोग उसको ना एक बार ट्राई करना, ठीक है। अभी हम लोगों ने रोटेशन में काफी कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। तो अभी मैं तुम लोग को इसके क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दूंगा, और तुम लोग फ्रिक्शन पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। फ्रिक्शन की मैंने बोला था टेस्ट है, एक क्लास में फ्रिक्शन के एंट्रेंस की और लूंगा, ठीक है। सर टेस्ट कब है? टेस्ट में होपफुली अभी ना मैं टेस्ट टाइम जो ना स्केड्यूल संडे को फिक्स कर दूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। हर दिन मतलब हर हफ्ते संडे को टेस्ट होगा। तो आज के लिए काफी इतना, ठीक है। मैंने एक बार शॉर्ट पे तुम लोग के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे नोट्स पे, ठीक है। इसको तुम नोट कर जाना इसके बारे में, अप्लाइज, कुछ पॉइंट्स नोट कर लो। फोर्स टेकन, रोटेशन में मुझे लगता है और 3 क्लास चाहिए होगी, आर टेकन 3 घंटे की क्लास में रोटेशन खत्म हो जाएगा।
एक इसमें टॉपिक एंगुलर मोमेंटम का है, ठीक है, वो है। और फिर रोलिंग जो है ना वो काफी लंबा है। रोलिंग हम लोग के इसमें बोर्ड में नहीं है, एंट्रेंस में नहीं है, सॉरी बोर्ड में नहीं रोलिंग, ठीक है, वो हम लोग अलग से करेंगे। अदरवाइज रोटेशन जो है ना, रोटेशन ऐसा चैप्टर है ना जिसमें से वो तो 50 घंटे भी पढ़ाऊँ ना तो भी कम, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा जो जो काम काम की चीजें हैं, ठीक है, इतना मैं तुमको पढ़ा दूंगा कि तुम उससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जो मैंने अभी भी जो मैंने पढ़ा है ना, ये थोड़ा सा बोर्ड लेवल के ऊपर का ही है, ठीक है। और 3 घंटा मैं और लूंगा तो ये बोर्ड खत्म हो जाएगा। कोर्सेज आर टेकन अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, ठीक है। उसके बाद डिवाइड प्रॉब्लम इन 2 पार्ट्स, ठीक है। कैसे सॉल्व करने के लिए ये सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। ये एफ, ये एन एक्स, ये एन वाई लेंगे। एफ माइनस एन वाई टू एम ए टी, ठीक है। और दूसरा पार्ट होगा ऐसा, एन एक्स, ठीक है, ये हम ले लेंगे। अगर यहाँ से एफ का एक कॉम्पोनेंट होगा, ठीक है, एफ टू इधर लग रहा था, ठीक है, कॉम्पोनेंट देख करके, तो एन एक्स माइनस एफ टू इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर, ये आर मान लो, ठीक है, ठीक है। तो दीज आर 2 ways which you have to solve the sum। मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के भेजूंगा इस पे, ठीक है, तुम लोग उसको सॉल्व करना, ठीक है, देख करके। और फिर से nx मैंने ऐसे माना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे चूज, यहाँ लिख देता हूँ मैं एक और स्टेप, चूज nx ny वाइजली, ठीक है। ये जो हम लिखे तो है ना फोर्सेज जो है ना, नॉर्मल फोर्सेज, ठीक है, अलोंग एंड ये फिक्स है। अब अंदर लेना है, बाहर लेना है, ऊपर लेना है, नीचे लेना है, ठीक है। थोड़ा विजडम से चूज करना हमको। अब जैसे अगर हम देख रहे हैं कि एग्जांपल लो, आप देखें कि खाली सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, ऐसे तो हम यहाँ पे nx को कैसा ले लेंगे हम लोग, nx को हम लोग इस तरफ से लेंगे, ठीक है। तो हम ना nx एम ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल आएगा, ठीक है। थोड़ा सा हमको वहाँ पे प्रैक्टिस के साथ विजडम यूज करना होगा। मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ। हाँ कुछ भी ले लो, मैंने बोला ना इसको थोड़ा मैंने ऐसा लिखा है, तुम उसको थोड़ा वाइजली ले लो बस। एफ वाई प्लस एन वाई, हाँ सही, ठीक है, क्लियर। चलो मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, बाय।